सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि चारों छात्रों ने शू शियाओयान की स्टार व्हील क्षमता पर भरोसा करते हुए शिक्षक वू को चुनौती दी और शुरुआत में पूरी ताकत से संयुक्त हमला किया। लेकिन वू झांगकोंग ने सीमित शक्ति के बावजूद अपनी अनुभवी और दबदबे वाली तलवार कला से उनके हमले को आसानी से विफल कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तांग वूलिन मुस्कुराया। तो मैं तुमसे लगभग आधा साल बड़ा हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? नन्हे मोटे लड़के ने कहा। मेरा नाम शू लिझी है, लेकिन सब मुझे लिटिल ग्लटन कहते हैं। तुम भी मुझे इसी नाम से बुला सकते हो। तांग वूलिन के होठों से एक कड़वी मुस्कान निकली। अभी तो ये तय भी नहीं है कि हम दोनों में असली पेटू कौन है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगा। क्या तुम भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो? शू लिझी ने सिर हिलाया। हाँ, यहाँ बहुत अच्छा है। मैंने पहली बार समुद्र देखा है, इसलिए बाद में तैरने का भी इरादा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ किस तरह के स्वादिष्ट समुद्री खाने मिलते हैं? वो सच में पेटू है। तांग वूलिन ने अपनी स्टोरेज रिंग सक्रिय की और उसके लिए सूखी मछली का एक और टुकड़ा निकाल लिया। यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट समुद्री चीज़ें हैं। नमकीन सी अर्चिन, स्वादिष्ट सी कुकम्बर और ब्लूफिन टूना भी काफ़ी बढ़िया होता है। अच्छा हाँ, यहाँ ऐसी ईल भी होती हैं जिनका स्वाद शहद जितना मीठा होता है। अगर केकड़ा खाना हो तो गोल्ड है क्रैब ज़रूर आजमाना। स्वाद में वो किंग क्रैब से भी कहीं बेहतर है। उसका मांस भी ज़्यादा मुलायम होता है। लेकिन अगर लॉबस्टर की बात करें तो मुझे अब भी हमारे ईस्ट सी सिटी का ईस्ट सी लॉबस्टर ही सबसे अच्छा लगता है। थोड़ा महंगा ज़रूर है, पर उसका मांस बेहद स्वादिष्ट होता है। स्काई सी लॉबस्टर का मांस ज़्यादा सख्त होता है और पोषण भी कम होता है। ऊपर से उसे चबाना भी बड़ा झंझट है। तांग वूलिन किसी खाने के जानकार की तरह सहजता से समझा रहा था। शू लिझी की आंखें सुनते सुनते चमक उठी और उसने लार निगल ली। शानदार, सच में शानदार। तो फिर प्रतियोगिता खत्म होने के बाद क्या तुम मुझे घुमाने ले चलोगे? मैं सब कुछ चखने के लिए बेताब हूँ। तांग वूलिन ने बेबस होकर कहा। समय पर निर्भर करेगा, लेकिन ये रहा मेरा कम्युनिकेटर नंबर, बाद में कॉल कर लेना। उसे शक था कि स्काई सी अलायंस टूर्नामेंट का भोजन उसकी भूख मिटा पाएगा, इसलिए वो पहले ही मान चुका था कि बाद में बाहर जाकर कुछ खाना पड़ेगा। ऐसे में एक और खाने के शौकीन का साथ होना कोई परेशानी नहीं थी। जैसे ही दोनों ने अपने सोल कम्युनिकेटर नंबरों का आदान प्रदान पूरा किया, एक ठंडी मगर मधुर आवाज़ सुनाई दी। लिटिल ग्लटन, तुम यहाँ तक कैसे भाग आए? तुम्हें बस खाना ही आता है, जल्दी से वापस आओ। तांग वूलिन और लिटिल ग्लटन, शू लिझी दोनों उस आवाज़ की ओर मुड़े। बोलने वाली लड़की शू लिझी की उम्र की ही लग रही थी और उसने भी वही हरे रंग के व्यायाम वाले कपड़े पहने थे। शू लिझी के मोटे शरीर की तुलना में उसका साफ सुथरा और संतुलित शरीर उन कपड़ों में और भी निखर रहा था। उसके सुनहरे बाल पोनीटेल में बंधे थे, जिससे उसकी बड़ी चमकदार नीली आंखें और लंबी पलकें और उभर कर सामने आ रही थीं। वे तांग वूलिन की आंखों से लगभग बराबरी करती थीं। उसकी त्वचा रोशनी में दमक रही थी, कोमल और उजली। हालांकि वो शायद तांग वूलिन की ही उम्र की थी, फिर भी उसके चेहरे पर बच्चों वाली मासूमियत के बजाय एक छोटे वयस्क जैसी कठोरता झलक रही थी। उसे देखते ही शू लिझी चूहे की तरह बिल्ली के सामने खड़ा हो गया। वो सीधा खड़ा हुआ और गंभीरता से बोला, बड़ी बहन शिंगलान, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं अभी भी बहुत भूखा हूँ। आप जानती हैं ना, अगर मैं पेट भरकर ना खाऊं तो मेरे पास ताकत नहीं बचेगी। चलो। लड़की ने शू लिझी को इशारा किया। तभी उसकी नज़र पास ही सूखी मछली कुतर रहे तांग वूलिन पर पड़ी। उसके शब्दों में तिरस्कार झलक आया। किसी अजनबी से मिली हर चीज़ मत खाया करो। क्या तुम्हें नहीं पता आजकल कितने बुरे लोग होते हैं? शू लिझी का गोल-मटोल चेहरा एक पल के लिए ऐंठ गया। फिर वो तांग वूलिन की ओर मुड़ा और इशारे से बताया कि वो बाद में कॉल करेगा। इसके बाद उसने फुर्ती से भागता हुआ लड़की के पीछे पीछे चल दिया। तांग वूलिन ने अनमने ढंग से अपना चेहरा सहलाया। क्या मैं सच में किसी बुरे आदमी जैसा दिखता हूँ? वो लोग कौन थे? शेरशे पास आकर बोला। सुनहरे बालों वाली लड़की को बस एक नज़र देखते ही उसकी सांस लगभग थम सी गई। कंधे उचकाते हुए तांग वूलिन ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस शू लिझी से खाने की बातें कर रहा था। अचानक एक घोषणा गूंजी। आज से स्काई सी अलायंस टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। हमने श्रेक अकेडमी की एक विशेष टीम को पिछले वर्ष के चैंपियनों के साथ अभ्यास मुकाबले के लिए आमंत्रित किया है। शक्ति के अंतर को ध्यान में रखते हुए ये मुकाबला अलग अलग आयु वर्गों के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगी होंगे पिछले वर्ष के युवा वर्ग की 7 सदस्यीय टीम प्रतियोगिता के चैंपियन और श्रेक अकेडमी की जूनियर डिवीजन की 7 सदस्यीय टीम। अब दोनों टीमें मंच पर आएं। युवा वर्ग बनाम जूनियर वर्ग।
तांग वुलिन की नज़र शू शियाओयान की ओर गई। सब कुछ उसकी भविष्यवाणी के अनुसार हो रहा था। सचमुच स्काईसी अलायंस के उच्च अधिकारियों ने शक्ति के अंतर पर विचार किया था और इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे। लेकिन अगर युवा वर्ग जूनियर वर्ग से हार गया तो? जो आगे हुआ उसने तांग वुलिन को और भी ज्यादा चौंका दिया। स्काईसी अलायंस के प्रतिनिधि मंच पर पहुंचे। चूंकि वे पिछले टूर्नामेंट के विजेता थे, इसलिए वे सभी 20 साल से ऊपर के थे और वयस्क वर्ग में आते थे। 5 पुरुष और 2 महिलाएं चांदी रंग की टीम यूनिफॉर्म में सजे थे। वो आत्मविश्वास से भरे खड़े थे। उनके दिलों में वीरता झलक रही थी। उनकी एक समान चालें उनके कठोर प्रशिक्षण का प्रमाण थी और उनकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। लेकिन जिसने तांग वुलिन को सच में हैरान किया वो ये नहीं था। जब श्रेक अकेडमी का दल मंच पर आया तो उसने आगे खड़े 5 लोगों को नहीं पहचाना था। वे सभी हरे खेल परिधान में थे और लगभग 14-15 साल के लग रहे थे। मगर उनके पीछे 2 ऐसे लोग थे जिन्हें वो पहचानता था। दरअसल वो थोड़ी देर पहले ही उनसे मिला था। क्या वो वही नन्हा मोटा शू लिझी और वो शिंगलान लड़की नहीं थी? वे अपनी बाकी टीम से काफ़ी छोटे थे और तुरंत सबका ध्यान खींच रहे थे। हाँ, अरे ये तो वही 2 हैं। ये मंच पर क्यों हैं? स्वाभाविक रूप से शिए ने भी उन्हें पहचान लिया। हक्का बक्का शू शियाओयान बोली, हम सबकी उम्र तो एक जैसी है, फिर भी हमारे बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? बिल्कुल, हम सब सिर्फ 10 साल के हैं, फिर भी वो पहले से ही एक प्रदर्शन मुकाबले में लड़ रहे हैं। उससे भी बढ़कर वे महान श्रेक अकेडमी के प्रतिनिधि हैं। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाला तांग वुलिन भी उन्हें देखकर प्रशंसा और ईर्ष्या से खुद को नहीं रोक पाया। कोई आश्चर्य नहीं कि वो शिंगलान लड़की इतनी घमंडी थी। उसके पास ताकत थी। वे आखिर कितने शक्तिशाली होंगे? वे तो सिर्फ 10 साल के हैं। क्या उनके पास सच में 3 सोल रिंग्स हो सकती हैं? दोनों पक्षों ने शिष्टाचार से एक दूसरे का अभिवादन किया। स्काईसी अलायंस की 7 सदस्यीय टीम श्रेक अकेडमी के छात्रों से कहीं ऊंची और मजबूत दिख रही थी। ये उनके बीच के आयु अंतर का स्पष्ट प्रमाण था। आखिरकार उनके बीच 5 साल से भी ज्यादा का अंतर था। श्रेक अकेडमी की टीम का नेतृत्व एक 15 साल का लड़का कर रहा था। उसका रूप रंग भले ही खास आकर्षक ना हो, लेकिन उसके स्वभाव में एक अवर्णनीय गुण था। वो सीधा और सजग खड़ा था। सिर्फ कुछ कदम आगे बढ़ने पर ही उसने पूरे स्टेडियम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तांग वुलिन की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। ये 7 विरुद्ध 7 का मुकाबला था। टीम लड़ाइयों का सबसे आम प्रारूप। पिछले 10,000 वर्षों में ये गठबंधन सोल मास्टर्स की टीम के लिए सबसे उपयुक्त सिद्ध हुआ था। मंच पर मौजूद दोनों टीमें अलग अलग पीढ़ियों की सर्वश्रेष्ठ थीं, खासकर श्रेक अकेडमी के युवा। कोई नहीं जानता था कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। अनजाने ही तांग वुलिन खुद की तुलना उनसे करने लगा। जिनके भीतर महत्वाकांक्षा होती है, उन्हें ऊंचा लक्ष्य तय करना जरूरी है। दोनों टीमों ने संक्षिप्त परिचय दिया, जिससे उस घमंडी छोटी लड़की का नाम सामने आया। ये शिंगलान। सचमुच एक अच्छा नाम। एक वृद्ध व्यक्ति रेफरी के रूप में उपस्थित था। उसके गंभीर आभा मंडल को देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसकी शक्ति साधारण नहीं थी। अब मुकाबला शुरू हो। मंच बहुत बड़ा नहीं था, क्लास 0 के अखाड़े से भी छोटा। इतना समय नहीं मिला था कि कोई विशाल मंच बनाया जा सके, इसलिए उसका व्यास केवल 50 मीटर था। 14 लोगों से भरा होने पर भी जगह बहुत तंग नहीं लग रही थी, फिर भी घूमने फिरने की गुंजाइश कम थी। जैसे ही रेफरी ने मुकाबले की शुरुआत की घोषणा की, श्रेक अकेडमी ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। हैरानी की बात यह थी कि सबसे पहले कदम उठाने वाला शू लिझी था। उसने हाथ लहराया और उसके नीचे 2 पीली सोल रिंग्स प्रकट हुईं। उसकी पहली सोल रिंग चमकी और रहस्यमयी वस्तुएं उसके हाथों से उड़कर बाहर आईं। मंच से दूर होने के कारण तांग वुलिन साफ नहीं देख सका कि वे क्या थीं, लेकिन किसी वजह से उसे लगा कि वे भाप में पके बन जैसे दिखते हैं। शू लिझी के 6 साथियों ने उनमें से एक वस्तु खा ली। ये शिंगलान के पास खड़ी महिला साथी दहाड़ उठी और उसके पैरों के नीचे 3 सोल रिंग्स उभरी, 2 पीली और 1 बैंगनी, सबसे उत्तम संयोजन। उसकी दाहिनी हथेली में प्रकाश सिमटकर 7 स्तरीय पगोड़ा का रूप ले लिया। जैसे ही पगोड़ा के पहले 3 स्तर तेजी से चमके, उनकी रोशनी उस गंभीर युवक को ढकने लगी जो टीम का नेतृत्व कर रहा था। उस युवक ने ड्रैगन जैसी गर्जना की और उसका शरीर फूलने लगा, विशेषकर उसकी बाहें मोटी और मजबूत हो गईं। उसके नीचे 4 सोल रिंग्स उभरी, 2 पीली, 1 बैंगनी और 1 काली। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पास 10,000 वर्षीय सोल रिंग थी। तांग वुलिन के भीतर एक अनजान सा उबाल उठा। वो भावना लगातार बढ़ती गई और तभी गड़गड़ाहट ने पूरे मंच को हिला दिया।
दर्शकों में से बहुत कम लोग पूरी प्रक्रिया को साफ देख पाए, लेकिन जो उन्होंने देखा वो था मंच पर सियान रंग की रोशनी का विस्फोट, जिसके बाद बिजली और गड़गड़ाहट की प्रचंड बौछार। हालांकि तांग बुलेन ने हड़बड़ी में पर्पल डेमन आइज सक्रिय कर दी थी, फिर भी वो मंच पर फैले नीले रंग के जंगल और चारों ओर दौड़ती बैंगनी बिजली की धाराओं को अपनी दृष्टि से भेद नहीं सका। पर्पल डेमन आइज ने केवल हर अव्यवस्थित बिजली प्रहार का विवरण और अधिक स्पष्ट कर दिया था। उसी क्षण तांग बुलेन ने देखा कि स्काईसी अलायंस टीम के 3 सदस्यों के पास 4-4 आत्मा वलय थे, जबकि बाकी के पास 3-3। वो उन 3 आत्मा गुरुओं के वलयों की बनावट पहचान सका, 2 पीले और 2 बैंगनी, लेकिन वो उनके व्यक्तिगत आत्माओं स्पिरिट सोल्स को स्पष्ट नहीं देख पाया। उस समय वे सभी बिजली और गरज के तूफान में डूबे हुए थे। मैं इस मुकाबले में कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। गरजता हुआ तूफान थमा नहीं, बल्कि और भी प्रचंड होता गया। तांग बुलेन ने बिजली के विस्फोटों के बीच एक बिजली के ड्रैगन की आकृति को उत्पात मचाते हुए देखा। उसने उस ड्रैगन को देखा और उसके बाद नहीं था। 1 मिनट बाद मुकाबला समाप्त हो गया। स्काईसी अलायंस के 7 प्रतिनिधि मंच पर ढेर पड़े थे, जबकि श्रेक अकेडमी का दल अपनी पिछली ही संरचना में अडिग खड़ा था। शू लिजी और ये शिंगलान पीछे तैनात थे। उस छोटी लड़की ने पूरे युद्ध में एक भी हमला नहीं किया था, और वो छोटा मोटा लड़का तांग बुलिन की ओर से दिए गए सूखे मछली के नाश्ते को मजे से खा रहा था। स्टैंड्स में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए 80,000 दर्शकों में से एक भी आवाज नहीं आई। हल्का सा झुककर अभिवादन करने के बाद श्रेक अकेडमी की टीम के नेता ने अपने साथियों को लेकर मंच छोड़ दिया। पीढ़ियों के बीच की लड़ाई 1 मिनट से भी कम समय में कैसे खत्म हो सकती थी? ये तो पूरी तरह से एक नरसंहार था। स्काईसी अलायंस की टीम को अपनी ताकत दिखाने का जरा भी मौका नहीं मिला। श्रेक टीम का आक्रमण बाज की तरह तीव्र था, तुरंत पहुंचने वाला, गरजती आंधी की तरह, मानो कोई सोया हुआ ड्रैगन जाग उठा हो और पलक झपकते ही अपने शत्रुओं को निगल गया हो। तांग बुलिन ने अपने बलल से किसी के निगलने की आवाज़ सुनी। उसने मुड़कर देखा। शिए की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मुंह खुला था, जैसे वो किसी मक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। यही श्रेक अकेडमी की ताकत है? क्या ये लोग इंसान भी हैं? तांग बुलिन की होठों से एक हल्की आह निकली। दिखते तो इंसान ही हैं। हमारी आत्मा वलयों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन उनका तालमेल और विस्फोटक शक्ति वाकई डरावनी है। कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षक वो हमेशा टीम वर्क के महत्व पर जोर देते हैं। ये लोग सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। ऊपर से देखने में उनका तालमेल ज्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन एक दूसरे का सहारा बनकर उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अगर ऐसा ना होता तो उनका नेता अकेले दम पर 7 लोगों की विरोधी टीम को कभी नहीं हरा पाता, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। जरूर उनके पास कोई रहस्य है। मुझे नहीं लगता कि उनके पास सिर्फ स्पिरिट सोल्स हैं, उनके पास शुद्ध आत्मा वलय भी होंगे। उन्होंने असली आत्मा पशुओं का शिकार किया होगा, और शायद उनके पास कोई आत्मा अस्थि भी हो। शू शियाओयान ने गंभीर भाव से कहा। क्लास 0 में वो और शिए इन बातों के बारे में सबसे ज्यादा जानकार थे। बस इतना ही है। गु युए की उदासीन आवाज ने तांग बुलिन को चौंका दिया। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे अहंकार से भरी आंखें दिखाई दी। बस इतना ही? फिर उसके लिए ताकतवर होने का क्या मतलब है? जब हम उनकी उम्र तक पहुंचेंगे तो हम उनसे जरूर ज्यादा ताकतवर होंगे। गु युए के स्वर में जरा भी संदेह की गुंजाइश नहीं थी। उन्हें पीछे छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ठंडी आवाज लहर की तरह उन पर छा गई। अनजाने में ही वू झांगकोंग उनके पास आ खड़े हुए। वे सिर्फ श्रेक अकेडमी के आउटर कोर्ट के छात्र थे, वू झांगकोंग ने कहा, और आसपास का तापमान मानो कई डिग्री गिर गया। आउटर कोर्ट? हर कोई जानता था कि श्रेक अकेडमी में इनर कोर्ट और आउटर कोर्ट दोनों होते हैं। असली अभिजातियों को तो इनर कोर्ट में ही प्रशिक्षित किया जाता है। इस बार यहां तक कि गु युए भी चौंक गईं। वू झांगकोंग ने आगे कहा, आउटर कोर्ट के सबसे प्रतिभाशाली और योग्य छात्रों को भी इनर कोर्ट में प्रवेश पाने के लिए जांच से गुजरना पड़ता है। इनर कोर्ट में प्रवेश लेने वाले शिष्य 16 वर्ष या उससे कम उम्र के होने चाहिए। इसलिए श्रेक अकेडमी की उस टीम में कोई भी इनर कोर्ट का शिष्य नहीं था। जिन पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए वो 2 सबसे कम उम्र के प्रतिभागी हैं। इतनी कम उम्र में उन्हें प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया है। इसका मतलब है कि उनकी प्रतिभा असाधारण है। बहुत संभव है कि उन्हें पहले ही इनर कोर्ट के उम्मीदवार के रूप में चुन लिया गया हो, और इसलिए वही तुम्हारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी होंगे। वू झांगकोंग के शब्दों ने छात्रों के दिलों को हिला दिया। हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी? इसका क्या मतलब है? शिक्षक वू, हम उनका सामना क्यों करेंगे? शू शियाओयान हक्की बक्की रह गई। वू झांगकोंग ने उसकी नजर डाली। क्या तुम ये बात उनके मुंह पर कहने की हिम्मत रखते हो? गु युए ने तुप पर कह दिया। मैं ये बात शिक्षक वू से शिकायत में कह दूंगी। शिए गुस्से में बोला, मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? क्या तुम मेरे जन्म के दुश्मन हो?
शू शाओयान खिलखिला उठी। किसने कहा था कि तुम बड़े होकर शिक्षक वू और तांग बुलिन जितने हैंडसम नहीं बनोगे? ये बड़ा भाई बहुत हैंडसम है, लोग भविष्य में समझेंगे। तुम अभी मेरी शान को समझ नहीं पाती हो। चलो वापस चलते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षक वू ने हमें सलाह इसलिए नहीं दी क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था। ऐसे में हमें सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना होगा। कल सुबह व्यक्तिगत मुकाबले हैं, हम सब अपना बेस्ट देंगे। टीम मुकाबलों के समय हम रणनीति बना लेंगे। हालांकि तांग बुलिन ने हड़बड़ी में पर्पल डेमन आइज सक्रिय कर दी थी, फिर भी वो मंच पर फैले नीले रंग के जंगल और चारों ओर दौड़ती बैंगनी बिजली की धाराओं को अपनी दृष्टि से भेद नहीं सका। पर्पल डेमन आइज ने केवल हर अव्यवस्थित बिजली प्रहार का विवरण और अधिक स्पष्ट कर दिया था। उसी क्षण तांग बुलिन ने देखा कि स्काईसी अलायंस टीम के 3 सदस्यों के पास 4-4 आत्मा वलय थे, जबकि बाकी के पास 3-3। वो उन 3 आत्मा गुरुओं के वलयों की बनावट पहचान सका, 2 पीले और 2 बैंगनी, लेकिन वो उनके व्यक्तिगत आत्माओं स्पिरिट सोल्स को स्पष्ट नहीं देख पाया। उस समय वे सभी बिजली और गरज के तूफान में डूबे हुए थे। मैं इस मुकाबले में कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। गरजता हुआ तूफान थमा नहीं, बल्कि और भी प्रचंड होता गया। तांग बुलिन ने बिजली के विस्फोटों के बीच एक बिजली के ड्रैगन की आकृति को उत्पात मचाते हुए देखा। उसने उस ड्रैगन को देखा और उसके बाद नहीं था। 1 मिनट बाद मुकाबला समाप्त हो गया। स्काईसी अलायंस के 7 प्रतिनिधि मंच पर ढेर पड़े थे, जबकि श्रेक अकेडमी का दल अपनी पिछली ही संरचना में अडिग खड़ा था। शू लिजी और ये शिंगलान पीछे तैनात थे। उस छोटी लड़की ने पूरे युद्ध में एक भी हमला नहीं किया था और वो छोटा मोटा लड़का तांग बुलिन की ओर से दिए गए सूखे मछली के नाश्ते को मजे से खा रहा था। स्टैंड्स में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए 80,000 दर्शकों में से एक भी आवाज नहीं आई। हल्का सा झुककर अभिवादन करने के बाद श्रेक अकेडमी की टीम के नेता ने अपने साथियों को लेकर मंच छोड़ दिया। पीढ़ियों के बीच की लड़ाई 1 मिनट से भी कम समय में कैसे खत्म हो सकती थी? ये तो पूरी तरह से एक नरसंहार था। स्काईसी अलायंस की टीम को अपनी ताकत दिखाने का जरा भी मौका नहीं मिला। श्रेक टीम का आक्रमण बाज की तरह तीव्र था, तुरंत पहुंचने वाला, गरजती आंधी की तरह, मानो कोई सोया हुआ ड्रैगन जाग उठा हो और पलक झपकते ही अपने शत्रुओं को निगल गया हो। तांग बुलिन ने अपने बलल से किसी के निगलने की आवाज़ सुनी। उसने मुड़कर देखा। शिए की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मुंह खुला था जैसे वो किसी मक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। यही श्रेक अकेडमी की ताकत है? क्या ये लोग इंसान भी हैं? तांग बुलिन की होठों से एक हल्की आह निकली। दिखते तो इंसान ही हैं। हमारी आत्मा वलयों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन उनका तालमेल और विस्फोटक शक्ति वाकई डरावनी है। कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षक वो हमेशा टीम वर्क के महत्व पर जोर देते हैं। ये लोग सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। ऊपर से देखने में उनका तालमेल ज्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन एक दूसरे का सहारा बनकर उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अगर ऐसा ना होता तो उनका नेता अकेले दम पर 7 लोगों की विरोधी टीम को कभी नहीं हरा पाता, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। जरूर उनके पास कोई रहस्य है। मुझे नहीं लगता कि उनके पास सिर्फ स्पिरिट सोल्स हैं, उनके पास शुद्ध आत्मा वलय भी होंगे। उन्होंने असली आत्मा पशुओं का शिकार किया होगा और शायद उनके पास कोई आत्मा अस्थि भी हो। शू शाओयान ने गंभीर भाव से कहा। क्लास 0 में वो और शिए इन बातों के बारे में सबसे ज्यादा जानकार थे। बस इतना ही है। गु युए की उदासीन आवाज ने तांग बुलिन को चौंका दिया। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे अहंकार से भरी आंखें दिखाई दी। बस इतना ही? फिर उसके लिए ताकतवर होने का क्या मतलब है? जब हम उनकी उम्र तक पहुंचेंगे तो हम उनसे जरूर ज्यादा ताकतवर होंगे। गु युए के स्वर में जरा भी संदेह की गुंजाइश नहीं थी। उन्हें पीछे छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ठंडी आवाज लहर की तरह उन पर छा गई। अनजाने में ही वू झांगकोंग उनके पास आ खड़े हुए। वे सिर्फ श्रेक अकेडमी के आउटर कोर्ट के छात्र थे, वू झांगकोंग ने कहा, और आसपास का तापमान मानो कई डिग्री गिर गया। आउटर कोर्ट? हर कोई जानता था कि श्रेक अकेडमी में इनर कोर्ट और आउटर कोर्ट दोनों होते हैं। असली अभिजातियों को तो इनर कोर्ट में ही प्रशिक्षित किया जाता है। इस बार यहां तक कि गु युए भी चौंक गईं। वू झांगकोंग ने आगे कहा, आउटर कोर्ट के सबसे प्रतिभाशाली और योग्य छात्रों को भी इनर कोर्ट में प्रवेश पाने के लिए जांच से गुजरना पड़ता है। इनर कोर्ट में प्रवेश लेने वाले शिष्य 16 वर्ष या उससे कम उम्र के होने चाहिए। इसलिए श्रेक अकेडमी की उस टीम में कोई भी इनर कोर्ट का शिष्य नहीं था। जिन पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए वो 2 सबसे कम उम्र के प्रतिभागी हैं। इतनी कम उम्र में उन्हें प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया है। इसका मतलब है कि उनकी प्रतिभा असाधारण है। बहुत संभव है कि उन्हें पहले ही इनर कोर्ट के उम्मीदवार के रूप में चुन लिया गया हो, और इसलिए वही तुम्हारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी होंगे। वू झांगकोंग के शब्दों ने छात्रों के दिलों को हिला दिया। हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी? इसका क्या मतलब है? शिक्षक वू, हम उनका सामना क्यों करेंगे? शू शाओयान हक्की बक्की रह गई। वू झांगकोंग ने उसकी नजर डाली।
क्या तुम ये बात उनके मुंह पर कहने की हिम्मत रखते हो? गु युए ने तुप पर कह दिया। मैं ये बात शिक्षक वू से शिकायत में कह दूंगी। शिए शिए गुस्से में बोला। मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? क्या तुम मेरे जन्म जन्म के दुश्मन हो? शू शाओयान खिलखिला उठी। किसने कहा था कि तुम बड़े होकर शिक्षक वू और तांग बुलिन जितने हैंडसम नहीं बनोगे? ये बड़ा भाई बहुत हैंडसम है, लोग भविष्य में समझेंगे। तुम अभी मेरी शान को समझ नहीं पाती हो। चलो वापस चलते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षक वू ने हमें सलाह इसलिए नहीं दी क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था। ऐसे में हमें सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना होगा। कल सुबह व्यक्तिगत मुकाबले हैं, हम सब अपना बेस्ट देंगे। टीम मुकाबलों के समय हम रणनीति बना लेंगे।